इससे निकलने के लिए हमें खुददारी के ऊपर यकीन करना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी बहुत जो है वो जो जब अगर आपने खुददार बनना है तो आपको अपनी जो है पेटी कसनी पड़ेगी और आपको कुछ ना कुछ आपको वो देनी पड़ेंगी, सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेंगी। और सैक्रिफाइसेस भी क्या है, मैं आपको इसमें बात करता हूँ मजहर भाई, 100 रुपया अगर आप कमाएं तो हाईएस्ट टैक्स पेयर जो है वो उसमें से 20 रुपए सिर्फ हुकूमत को देगा। इट्स वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टैक्स रेट, वो भी हम देने को तैयार नहीं, हम देने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं हमें हर किस्म की चीज मिलनी, मरात मिलनी चाहिए, लेकिन 20 रुपए हम देने को तैयार हैं, और 20 भी हाईएस्ट लेवल पे। इसको आपको मालूम है कि इस वक्त जितने हम आपको मालूम है कि तकरीबन 18 लाख 20 लाख तो सिर्फ लोग हैं इस 1 करोड़ 80 मतलब उसमें 18 करोड़ में से जो कि सिर्फ टैक्स पेयर हैं। सो पहले तो ये बात है। दूसरा ये है कि किसने हमें ये कहा है कि भाई हम ये इलेक्ट्रिसिटी भी खुद चलाएं, गाड़ियाँ भी खुद चलाएं, जहाज़ भी हम खुद चलाएं, ये इंडस्ट्रीज भी खुद चलाएं। अरे भाई वापस करो इनको, और ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बेच दो, आप एक स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट बेचें, और ताकि वो अगर जब टर्न अराउंड हो, जिस तरह बैंक्स की बात करते हैं, मैं जब हबीब बैंक मैंने टेक ओवर किया था 1997 में, 8.5 अरब रुपया साल का लॉस कर रहा था, साल का बैंकक्रप्ट था। आज वही 22-23 अरब रुपया प्रॉफिट कर रहा, हमने उसको टर्न अराउंड कर दिया, 1.5-2 साल में कर दिया। तो ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ईमानदारी चाहिए, उसके लिए सिंगल माइंडेडनेस चाहिए, और उसके ऊपर मेरिट के ऊपर मेरिटोक्रेसी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं शौकत साहब, और इसी हवाले से बात करेंगे कि जब हम मेरिट की बात करते हैं, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो जाहिर है एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, क्या वो पॉलिटिकल विल किसी भी स्टेज पे किसी भी सर्कल में नज़र आती है कि इन चीज़ों को हमें बेहतर करना है, या हम कर्जे लेते रहें आवाम पे बोझ डालते रहें? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शौकत साहब, गुर्बत बढ़ती जा रही है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, मिडिल क्लास पिस रही है। ये पॉलिटिकल विल किसी लेवल पर, चाहे नौकरशाही हो या गवर्नमेंट हो, सियासी जमातें हों, ये पॉलिटिकल विल नज़र आती है कि इन चीज़ों को बेहतर? मुझे तो इस वक्त नहीं नजर आ रही, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ चार्टर इकोनॉमी आए, ताकि सबको टेबल पे ला के उनको ये फिर बांध दिया जाए कि ये तो करना ही करना है। और फिर उसके खद्दोखाल क्या होने चाहिए, यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कौन लेकर आए? देखें जी, उसमें जो मेरे ख्याल में जो बड़ी बड़ी 4-5 पार्टीज हैं, उनके जो फाइनेंस के इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ आप सेंट्रल बैंकर्स जो हैं अपना वो उनको लेके आ जाएं, और मैं जिस तरह डार साहब हैं, सलमान शाह साहब हैं, हफीज़ शेख साहब हैं, हम बीच में शामिल हो जाएंगे, 1-2 और आप बीच में लेके आ जाए। और इसी तरह सेंट्रल बैंक के डॉक्टर इशरत हैं, सलीम रज़ा हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, इस तरीके 8-10 लोग बैठे हैं और ये कहें कि जी ये चीज़ें, और ये सारे एग्री करते हैं कि इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस पर बांधा जाए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैंने टेक ओवर किया फाइनेंस, तो उस वक्त मैंने देखा कि 4 तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ के टैक्स तो बाय लॉ ही नहीं है। ठीक है जी। एक अगर आप देखें कि रियल एस्टेट की जो इनकम होती थी, कैपिटल गेन, उसके ऊपर टैक्स बीच में, जो वेल्थ टैक्स ख़त्म हुआ तो वो बीच में ही रह गया। फिर सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स था वो जो है वो सेक्टर वो लगता ही नहीं था, वो तीसरा स्टॉक एक्सचेंज के जो कैपिटल गेन्स थे उस पर नहीं लगता, और चौथा जो आपके एग्रीकल्चर इनकम पे बहुत ही थोड़ा मुनामल। ये 4 तो बाय पॉलिसी, 3 चीज़ें मैं लगा के आया, और अभी 1 साल ही नहीं गुजरा अभी तक, रियल एस्टेट गुम हो गया। ठीक है, आपका जो सर्विसेज के ऊपर है उसके ऊपर अभी तक थोड़ी प्रोग्रेस हुई, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि देखें ना जी, लगाना एक चीज़ है, कलेक्ट करना दूसरी चीज़ है। स्टॉक एक्सचेंज पे आप वहीं गड़बड़ होती है, वहीं गड़बड़ है। वहां आप पॉलिटिकल विल चाहिए कि भाई आपने अगर लगा दिया तो फिर किसी को नहीं छोड़ें आप। ठीक है, और एग्रीकल्चर के ऊपर ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को प्राइम मिनिस्टर ने मिल के कहा कि जी इसके ऊपर हमें देखना है, ये प्रोविंशियल टैक्स है। अब पहली मीटिंग के बीच में सब के जो हैं उन्होंने इख्तलाफात थे और सब उठ के चले गए कि भाई ये हम इस पर नहीं करते। अरे भाई, इस वक्त आपको पता है लास्ट 3 ईयर्स के बीच में कौन सी CCI की मीटिंग में
चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये कमेटी है। जब कमेटी की मीटिंग हुई तो सारे प्रोविंसेस हैं उनके अपने अपने एतराज़ात थे और सारे उठ के चले गए। वो तख्ता का तख्ता रह गया जो फाइनेंस मिनिस्टर है। पॉइंट ये है कि इस तरह काम नहीं चलेगा। आपने शुरू में एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात की। देखिए जी, बात यह है कि असूल क्या होने। चार्टर इकॉनमी में हमने एक असूल तय करना है और कहना है कि ऑल इनकम्स हैव टू बी टैक्स। वो एग्रीकल्चर इनकम है या हमारी सैलरीड इनकम है या किसी बिजनेसमैन की इनकम है या किसी ताजर की इनकम है या ये आपके डॉक्टर की है या इंजीनियर की, सब इनकम जो है उसको टैक्स करना है हमने। और वही मयार वही होना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम है उसको टैक्स देना। अब लोग कहते हैं कि ये एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं कि जी देखें जी हमारा तो आम हारी है और ये है। हमने कहा ये हारी से तो हम टैक्स नहीं ले रहे यार। अगर एक जिम्मेदार जिसकी 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर वो 4-5% से शुरू होती है और 20% पे ख़त्म होती है। आप अंदाज़ा करें कि जो कई जिनके बागात हैं करोड़ों रुपए की उनकी इनकम है, एक टोटल टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स जो अभी सारे प्रोविंसेस ने इकट्ठा किया 1 अरब रुपए से कम है और ये 22% है पूरी GDP का एग्रीकल्चर सेक्टर। और यहाँ से कम 200 अरब रुपया जो है वो आपका कलेक्ट होना चाहिए, 1.5 से 200 अरब रुपया। जो असूल की बात है, जब एग्रीकल्चरिस्ट पैसे नहीं देता, ट्रेडर कहता मैं क्यों पैसे दूं। आपको पता कि ट्रेडर इस पूरे मुल्क में ये जो दुकानदार है ये कितना टैक्स देता है। मेरे होते हुए तो 12.5 करोड़ सिर्फ देता था, 12.5 करोड़ सिर्फ देता था यार, कुछ भी नहीं। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आप 1-2 बड़ी दुकानें को मैं नाम नहीं लूंगा कि वो बुरी बात हो जाती है। मैं कहता हूँ एक दुकान का उतना टैक्स होना चाहिए, बड़ी दुकानें जो हमारी यहाँ है लाहौर में और दूसरी जगह। तो इशू क्या है? तो जब हम 780 बिलियन कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की वो है कि लेवल ऑफ करप्शन, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। ये आती हैं, इसमें आती हैं बिकॉज ये है कि लगे हुए हैं टैक्स, कलेक्ट नहीं हो रहे। और कलेक्ट इसलिए नहीं होते, आधा तो मुकमुका हो जाता। मतलब वो कहते हैं जाते हैं, वो कहते हैं लो भाई तुमने उधर क्यों देना है यार, हमारे साथ आपस में बात। तो इसको मॉनिटर कौन करे? सर देखें, इसको यही बात है ना, पहले अगर आपने ऊपर से आपने कहा कि जी कोई चीज़ मेरिट पे होगी, ऑनेस्टली होगी, ये शुरू ऊपर से ही होती है। भाई मुझे याद है मैं हबीब बैंक में गया था और 8.5 अरब लॉस ऐसे नहीं हो जाया करता था। वहां भी ये करप्शन, पहले टॉप लीडरशिप चेंज करें और वो कहेंगे जी हर आदमी अकाउंटेबल हो। अगर हूं ऊपर वाला तो मैं कहूंगा कि मैं अपना टैक्स डिक्लेयर करूंगा और कहूंगा कि मेरी कैबिनेट, मेरे पार्लियामेंट सारे की टैक्स डिक्लेयर होगी और उसका ऑडिट, स्पेशल ऑडिट हुआ करेगा। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट टू सब पूरे करें। जिस दिन वो कर लेंगे तो मॉरल उनके पास अथॉरिटी होगी कि मैं देखता हूं कि FBI फिर सबसे किस तरह नहीं कलेक्ट करता। और उसी तरीके से जब वो सबसे कलेक्ट करेंगे, जब हम एग्रीकल्चरिस्ट से भी लेंगे, डॉक्टर से भी, इंजीनियर, मैं देखता हूं रिटेलर कैसे नहीं देता। तो पॉइंट ये है सर कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। और अगर थोड़ी सी वो जो आप जब लचक आती है तो नीचे वो लोग उस लचक को बहुत इस्तेमाल। ये जो बात है, ये आपने कभी ऐवान में बैठ के ये बात की बिल्कुल कि आप लोग टैक्स नहीं देते, इस वजह से नहीं की। और मैंने तो ये भी कहा इस वक्त का, मैंने तो उस वक्त लिस्टें बनवा ली थी और जो अभी ये बात करें 7 लाख की, मैंने तो उससे भी ज़्यादा लिस्टें बनवाई थी। और मेरा ये था, मैंने इनको ये वार्न कर दिया था कि मैंने इसको कुरानदाजी के थ्रू मैंने उठा लेनी है, बीच में रैंडम बेसिस पे, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और जो बीच में आ गया जिसने टैक्स नहीं दिया तो उसकी डिटेल स्क्रूटनी होगी और फिर जो सज़ा है वो सज़ा मिलेगी। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली ये हर जगह पे मालूम था कि ये होना है। नाउ अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को आगे नहीं ले जाए। अब वो जो हो भी रहा है, वो जो 55,000 गए हैं वो नोटिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बड़े लोगों के पास भी जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे लोगों को और उनके पास जानी चाहिए। लेकिन ये जो रिकवरी है, प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन में यहाँ आती है कि जो रिकवरी है, अगर किसी के 4 घर हैं तो वो 1 घर का टैक्स देता है। और हम जो हैं, हम को ये नहीं पूछते कि भाई तेरे 3 घर के टैक्स के हैं, या अगर हमें पता भी है तो हम उससे 1 घर का लेके मुकम्मका कर लेते हैं। ये है ना इशू। तो इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बज़ाहिर हर सियासी जमात के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन आती है तो वहीं गड़बड़। मैं आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बताता हूँ ना। देखें ना, ये चीज़ें ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है।
हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, इनको ये पहले रिस्ट्रक्चर किया गया 97 में, हमें लाया गया। तो हमने क्या किया, हबीब बैंक एग्जैक्टली माइक्रोकॉज़म था पूरे ये मुल्क का, वहाँ भी करप्शन होती थी, नेपोटिज्म, सिफारिश होती थी। जब चोरी करते पकड़े जाते थे उसको एक इंक्रीमेंट का नीचे वो चपत लगती थी या 2 साल उसकी प्रमोशन रुक जाती थी, वैसे के वैसे बैठे रहते, वो फिर चोरी कर लेते थे। हम लोगों ने ऊपर से मैनेजमेंट चेंज की, पूरा प्लान दिया, एक विजन दी और कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और पकड़े लोग और उनको नॉट ओनली निकाला, उनको जेल में डाला। वही इदारे जो कि लॉसेस बना रहे थे, वो आज 23, 20, 30, 25 बिलियन के प्रॉफिट बना रहे हैं, टर्न अराउंड कर दिया है, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इसी मुल्क में, यही पब्लिक सेक्टर। तो एफबीआर में सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे से पूछें कि शौकत तरीन आपकी एक क्या गलती, आप अपनी गलतियों में कोई गलती की आपने, कोई आपने मिसजजमेंट की, मैं बहुत बिजी था, लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि मुझे एफबीआर की सर्जरी करनी चाहिए थी और मैंने सर्जरी नहीं की। मैंने चाहा कि इसको एक किस्म से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के साथ इसको ठीक किया जाए कि एक ईमानदार आदमी लेके आ गया था मैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता। लेकिन ये जो एक ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे कि जो वाइट एलिफेंट्स हैं, चाहे वापडा आप ले लें, चाहे रेलवे ले लें, एफबीआर ले लें, इसमें यानी आप बज़ाहिर कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर से कहते थे वो आपकी बात सुनते भी थे, एग्री भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं इदारों में वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? प्लस जो सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों का कॉग्निजेंस ले रही है और काफ़ी हिलचुल है, उससे कोई पॉजिटिव साइन आपको नज़र आ रही है जिस चार्टर की आप बात करें? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शौकत साहब, ये बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो वाइट एलिफेंट्स जिनकी मैंने बात की, इनको दुरुस्त करने के लिए आपको कोई भी ऐसे साइन नज़र नहीं आया कि इनको कोई भी दुरुस्त करना चाहता है? देखें जी, मुझे ये टास्क दिया गया था, मैंने प्लान बना के दिया था और ये कहा था कि आप वो कैबिनेट कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग में कि सब ये जो इदारे हैं जो लॉस मेकिंग हैं 8 और 5 जो प्रॉफिट मेकिंग भी हैं, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से उनको मैनेज किया, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, सुई सदन, सुई नदन, तो ये भी किसी अगले कुछ अरसे में लॉसेस में ना चले जाएं। तो इनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाएं। वो इंडिपेंडेंट बोर्ड्स जो हैं वो लेके आएँ अपने चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मिल के प्लान बनाए रिस्ट्रक्चरिंग के, और फिर 26% जो है ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स दे दिया जाए ताकि ये हुकूमत के चुंगल में से निकल जाए। लेकिन मैं जब से निकला हूँ मैंने इसके बारे में और सोचा, ये इस तरह नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाने से पहले कि इन्होंने कुछ बोर्ड चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन बोर्ड में वही हिसाब है, वो मेरा आदमी है, वो तुम्हारा आदमी है, वो मेरा आदमी है। अब इसका एक ही तरीका, इसका तरीका यह है कि एक आप होल्डिंग कंपनी बना दें, होल्डिंग कंपनी के नीचे ये 13 कंपनीज जो हैं डवटेल करें, इनको मिनिस्ट्रियों में से निकालना पड़ेगा। अगर ये मिनिस्ट्रियों में रह गए, इंडस्ट्री में स्टील मिल रह गई और रेलवे में रेलवे रह गई और इसी तरह ये पेप्को जो है वो वाटर एंड पावर में रह गई और वगैरह वगैरह वगैरह, और ऑयल एंड गैस में ये पीएसओ वगैरह रह गए, तो ये नहीं करने देंगे ये रिस्ट्रक्चरिंग, और बड़ी देर से कोशिश हो रही है। एक होल्डिंग कंपनी बनाई जिसका प्राइवेट सेक्टर का एक चेयरमैन हो और उसमें प्राइवेट सेक्टर के फर्ज करें 9 उसके बोर्ड के मेंबर हों, 2-3 आप हुकूमत के रखें, 6 रखें प्राइवेट सेक्टर के। वो चेयरमैन रिपोर्ट करे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को और फुल अथॉरिटी हो कि इसको रिस्ट्रक्चर करे। वो बोर्ड के डायरेक्टर लगाएं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव लगाएं और उसमें कोई एक दबंग आदमी लगाएं, बाबर अली जैसा लगा दें, डॉक्टर इशरत जैसा कोई आदमी लगा जो किसी की बात माने ना। सिर्फ उस वक्त ये टर्न अराउंड हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं। हमने अगर हबीब बैंक यूबीएल वगैरह कर दिया था तो ये तो कोई बात ही नहीं। ये जो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस लग रहे हैं, आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट एक साइन ऑफ होप है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट तो रिएक्ट करती है ना बेचारी, उनको कहा जाता है कि देखें जी क्या हो रहा है, तो वो आते हैं और वो दे ट्राई टू ये जो एक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखिए
ये तो हमें हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को चाहिए ना कि ये चीज़ें तो वो देखे ना, अकाउंटेबिलिटी, ये वो एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी कर यार, अकाउंटेबिलिटी तो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। और आपके इदारे ऐसे ऐसे हैं जो कि ये अकाउंटेबिलिटी कर सकते थे। आपका ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, उसको फाल करें, उसमें लोग ऐसे लेके आए जो बेसिकली ये चीज़ें कर सकें। आपका नैब था, उसको फाल करें, यू नो। लेकिन ये जो एक मिथ हमेशा से रही है, जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक रही है कि जी वाइट कॉलर क्राइम बहुत मुश्किल है उसको ट्रेस करना, बहुत मुश्किल है उसको वो करना, और शायद इसी वजह से लॉज भी वाइट कॉलर क्राइम्स की हमने। देखें जी, वाइट कॉलर क्राइम बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। देखें, आपके जो रूल्स जो होते हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, उसको आप उसको रेप्लिकेट करें। मैं तो आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि हबीब बैंक वगैरह में हम लोगों ने जब कह दिया कि आपने चोरी नहीं करनी, तो पकड़े लोग और उनको ना सिर्फ जेलों में डाला बल्कि डिसमिस किया। और उसके बाद ऐसा कल्चर चेंज हुआ, क्योंकि जाहिर है उन्होंने कहा अब हमने कहा कि आप अगर डिलिबरेटली जो लॉस करेगा उसकी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, या कोई अगर बेसिकली बिजनेस चोरी करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि सर ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। अच्छे इदारे जो हैं, अच्छे मुल्क जो हैं, उनके पास ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हमारे पास भी रूल्स हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। कंप्लीट सर्जरी आप एब्सोल्युटली। और उसमें यह है कि रूथलेस, और वो लोग करें जिनको कोई तमा ना हो कि मेरा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या अगर ऐसी सर्जरी की जाए और इस तरह की चार्टर लेकर आया जाए, आप समझते हैं कि कितना पीरियड लगेगा IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक्स, या अपने ऊपर हम अपने खुद इन्हिसारी पर खड़े हो सकें, अपने ऊपर अपने पे एतमाद कर सकें, हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, हमारे लॉसेस कम हो जाएं, इन्फ्लेशन कम हो जाए, लोगों को कुछ तो रिलीफ मिले? देखिए सर, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप दयानतदारी से और एकदम एक ज़ील के साथ करें, ये 3 से 5 साल का सारा प्रोग्राम है। और उसके बाद आप इस तुर्की को देख लें। 2001 में बास्केट केस था। ये रजब तैयब अर्दवान जब आया 2001 में, तो इन्फ्लेशन कभी ट्रिपल डिजिट में भी थी, और वो IMF के प्रोग्राम पे प्रोग्राम देते रहते थे। आज इट इज़ 17वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरी दफ़ा वो इलेक्ट होके आ गया है, क्योंकि उसने यही बात की, उसने इकॉनमी को ठीक किया और उसने वो दिखाया ज़ील। आपको मालूम है कि 10-12% उनके टैक्स टू GDP रेस आज 33% है। सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर वो 11-12% से वो 33 पे लेके आ गया। मिसालें सामने हैं और आस पड़ोस में हैं। आप उनसे जाके सीख लो ना यार, उनको कहो आपने कैसे किया था भाई, अड़ोस पड़ोस में है। सिर्फ ये है कि उसमें फिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, अपने ऊपर से अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ आने का, गुफ्तगू करने का। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मईशत को बेहतर बनाने की तरफ जो है वो शौकत तरीन साहब ने इशारा किया है, और उसके लिए जो इक़दाम किए हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो वाकई इस मुल्क से करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद कर सकें। हम जिहाद का बहुत ज़िक्र करते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ मानों में इसकी बात करते हैं, लेकिन असल जिहाद वो है कि जिससे गरीब को फ़ायदा पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।